हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग 12th की हिस्ट्री की कड़ी में पहला चैप्टर का जो देख रहे थे लेक्चर, हम लोग ये लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी पूर्वक देख सकते हैं क्लास बाय क्लास अच्छे से। और ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ काफ़ी लंबा नहीं रहता है, 10 से 12 मिनट का रहता है। भले ही लेक्चर नंबर 6 हो गया, लेकिन जब आप अगर दिल दिमाग स्थिर करके बैठिएगा तो 1 से 1.5 घंटे में आप सारे वीडियो देख सकते हैं। कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहता है जो मतलब आप लोगों को परेशानी होगा। अगर सप्ताह में एक रोज भी अगर कभी देखिएगा, मतलब 2 घंटा समय दीजिएगा तो आराम से पहला चैप्टर का जितना भी लेक्चर होगा वो आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग को हम लोग देख रहे थे। इससे पहले मैंने 2 बता चुका हूँ टाउन प्लानिंग के बारे में, मतलब नगर योजना के बारे में, और बाकी जो 3 है उसको हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मेन विशेषता था वो क्या था, तो नगर योजना था। तो नगर योजना या नगर नियोजन जिसको बोलते हैं, तो उसका हम लोग 2 विशेषता देख चुके थे और आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता है स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या होता है, तो स्नान करने के लिए जो घर होता था हड़प्पा सभ्यता के काल में उसको बोला जाता था स्नानागार। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं बाथरूम, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के काल में जो स्नान करने वाला रूम रहता था उसको बोला जाता था स्नानागार। तो स्नानागार के बारे में क्या बता रहा है, जो मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग में 54.86 मतलब 54.86 × 33 मीटर में स्थित स्नानागार 39 फुट मतलब 11 मीटर 11.88 मीटर लंबा एवं 23 फुट या 7.01 मीटर चौड़ा एवं 8 फुट या 2.44 मीटर गहरा है। मतलब बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो के जो एक विशाल स्थल है, मतलब सार्वजनिक स्थल है, वहां के विशाल दुर्ग में, दुर्ग का मतलब होता है एक प्रकार से किला टाइप से समझिए, वहां जो है सबसे बड़े आकार का एक स्नानागार बनाया गया था, जिसका लंबाई क्या बोला जा रहा है, जो 39 फुट लंबाई था, चौड़ाई था 23 फुट और गहराई बोल सकते हैं 8 फुट। इसी फीट को अगर आप मीटर में बदलिएगा तो लंबाई हो जाएगा 11.88 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा लगभग 7 मीटर और ऊंचाई हो जाएगा लगभग 2.44 मीटर। तो ये हो जाएगा स्नानागार का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद बोला जा रहा है जो इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है, और उस स्नानागार में जो है उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में क्या था, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बना था। उसके बाद स्नानागार का फर्श जो है पक्की ईंटों से बना है, और स्नानागार का जो फर्श है, फर्श मतलब नीचे वाला जो स्थान रहता है वो किस चीज का बना था, तो वो बना था पक्की ईंटों का। और बोला जा रहा है संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। मतलब इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं जो संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग कहाँ करते थे, तो ये करते थे अनुष्ठानिक स्नान में। अनुष्ठानिक स्नान का मतलब होता है जो पर्व त्योहार के दिन जो हम नहाने के लिए जाते हैं तो उसमें यूज करता होगा हड़प्पा कालीन लोग जो रहते थे वो उस विशाल स्नानागार का। जैसे हम लोग जो अभी पर्व त्योहार आता है अगर तो स्नान करना है सार्वजनिक जगह पे तो कहाँ जाते हैं, पोखर या तालाब जाते हैं। उसी प्रकार वहाँ जो विशाल स्नानागार था, मतलब काफी लंबा चौड़ा स्नानागार, उसका यूज जो है इतिहासकार लगाते हैं जो संभवतः इसका यूज कहाँ करते होंगे हड़प्पा कालीन लोग, तो वो करते होंगे अनुष्ठानिक स्नान हेतु। अनुष्ठानिक मतलब पूजा पाठ के टाइम में उस सार्वजनिक स्थल का, मतलब उस सार्वजनिक स्थल में जो बना स्नानागार था उसका यूज करते होंगे। उसके बाद मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। और मार्शल महोदय जो एक इतिहासकार थे उन्होंने क्या बताया है, तो उसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, मतलब उस टाइम के विश्व का जो है आश्चर्यजनक निर्माण बताया है मार्शल महोदय ने। किसका, तो हड़प्पा सभ्यता काल में मोहनजोदड़ो में जो एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार मिला था उसको। तो चलिए ये तो हो गया लिखा हुआ। अगर मौखिक रूप से आप जानना चाहेंगे तो याद रखिएगा हड़प्पा काल में जो है स्नानागार एक मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्थल था। वहाँ काफी लंबा चौड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था, जिसकी लंबाई की बात करें तो 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और ऊंचाई की बात करें या गहराई तो उसको बोलते हैं 8 फुट। तो ये हो गया इतना बड़ा लंबाई चौड़ाई
और ऊंचाई मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कह लीजिए या गहराई कह लीजिए, इतना लंबा चौड़ा वहाँ क्या बनाया गया था, स्नानागार। और उत्तर एवं दक्षिण दिशा में उसमें उतरने के लिए क्या बना हुआ था, सीढ़ियां बना हुआ था। जैसे अभी के टाइम में जो हम लोगों के यहाँ पोखर रहता है, उसमें हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, तो पोखर में क्या रहता है, सीढ़ी बना रहता है, ताकि उस सीढ़ी की मदद से हम नीचे तक जा सके। उसी प्रकार बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता काल में मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था, उसमें उत्तर एवं दक्षिण दिशा में क्या था, सीढ़ियां बना हुआ था उसमें उतरने के लिए। और उसका जो फर्श था वो किस चीज का बना था, तो पक्की ईंट का बना था। और बोला जा रहा है इतिहासकार जो अनुमान लगाते थे, जो संभवतः इस स्नानागार का उपयोग कहाँ करते थे, तो अनुष्ठानिक कार्य में। अनुष्ठानिक कार्य मतलब जब कभी पर्व त्योहार आता होगा तब उस स्नानागार का यूज सार्वजनिक रूप से करते होंगे। उसके बाद मार्शल महोदय ने क्या बताया है, तो इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, जैसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं, भारत में 7 है, मतलब वर्ल्ड में 7 है, तो उसी प्रकार से मार्शल महोदय क्या बताए थे, तो इसका तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये है अन्नागार। तो अन्नागार किसे बोलते हैं, तो अन्नागार बोलते हैं जो अन्न रखने के लिए जो घर बनाया गया था हड़प्पा काल में, उसे बोलते हैं अन्नागार। तो समझ गए होंगे, जो स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने वाला घर, और अन्नागार का मतलब क्या होता है, तो अन्न रखने के लिए जो घर था उसको बोलते थे अन्नागार। जैसे पता होगा पटना में जैसे गोलघर है, तो वो गोलघर भी बनाया गया था किस लिए, तो गोलघर भी बनाने का उद्देश्य था वही मतलब अन्न को भंडारण करने हेतु। तो उसी प्रकार से हड़प्पा वासी जो मतलब अन्न रखने के लिए जिसका निर्माण करते थे रूम का, उसे बोलते थे अन्नागार। तो देखिए बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। तो बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो में ही एक बड़ा सा क्या मिला है, अन्नागार, जिसकी लंबाई की बात करें तो 45.72 मीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 22.86 मीटर है। सोच सकते हैं इतना 45 मीटर नापिएगा तो काफी लंबा चौड़ा मतलब समझ सकते हैं एक रूम बन जाएगा। उसके बाद हड़प्पा के दुर्ग में ही 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। कितना धान्य कोठार, 12 धान्य कोठार, मतलब हड़प्पा का जो किला था एक प्रकार से, उसमें 12 धान्य कोठार, धान्य मतलब धान का एक प्रकार से क्या आप बोल सकते हैं, कोठरी बोल सकते हैं। तो 12 कोठरी वहां खोजे गए हैं। और वो कोठरी जो था वो क्या था, तो 2 कतारों में था, 6-6 की संख्या में। मान लीजिए इधर से क्या हो गया, इधर से 6 हो गया कोठरी, उसके बाद इधर से क्या हो गया, 6 कोठरी हो गया। तो इस प्रकार से 12 कोठरी जो है हड़प्पा सभ्यता के काल में मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। उसके बाद ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर है, और वो जो धान्य कोठार था वो कहाँ था, तो ईंटों के चबूतरों पर मतलब बनाया गया था। और एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर है, मतलब और प्रत्येक का आकार समझ सकते हैं, लगभग लंबाई 15 मीटर मान सकते हैं और चौड़ाई 6 मीटर। तो ये लंबाई, इतना लंबाई चौड़ाई का क्या था प्रत्येक अन्नागार। ये 12 जो अन्नागार मिला था, 12 धान्य कोठार 6-6 का कतार में 2 लाइन में था। तो प्रत्येक का मतलब लंबाई चौड़ाई कितना था, तो 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर। तो इतना लंबाई चौड़ाई का प्रत्येक कोठरी था। उसके बाद है अन्नागार में हवा जाने का व्यवस्था थी, मतलब हवा जाने की व्यवस्था थी। तो अन्नागार मतलब समझिए इस टाइप से बनाया गया था ताकि उसमें हवा भी आ जा सके, ताकि हवा आ जाएगा तभी जाके वो अनाज क्या रहेगा, सुरक्षित भंडारण रहेगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, तो सड़ जाएगा। तो इसलिए वो इस टाइप से अन्नागार का निर्माण किए थे ताकि उसमें हवा भी आ जा सके। उसके बाद अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निस्संदेह उच्च कोटि की थी। मतलब बोला जा रहा है अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था तथा उसमें जो है अन्न भंडारण करने की व्यवस्था निस्संदेह मतलब बिना डाउट के हम कह सकते हैं जो क्या था, काफी उच्च कोटि का था। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे जो अन्नागार का मतलब क्या होता है, तो अन्न रखने के लिए जो घर होता है उसे बोलते हैं हम लोग अन्नागार। उसके बाद अब मोहनजोदड़ो में खोजा गया था कितना, तो 45.72 मीटर गुने 22.86 मीटर, मतलब इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या मिला था, अन्नागार मिला था। और उसके बाद बोला जा रहा है हड़प्पा के दुर्ग में भी कितना मिला था, तो 12 धान्य कोठार मिला था जिसमें 6-6 की संख्या में 2 लाइन में था। और प्रत्येक धान्य कोठार की लंबाई कितनी थी, तो 15.23 गुने 6.09 मीटर था।
और वो जो धान्य कोठार था वो कहाँ बनाया गया था, तो ईंट के चबूतरों पर उसको बनाया गया था और उसको इस टाइप से बनाया गया था ताकि उसमें हवा भी आ जा सके, ताकि अनाज न सड़ सके। उसके बाद बोल सकते हैं इस प्रकार से अन्नागार का जो निर्माण है, आकार प्रकार या हवा आने जाने की व्यवस्था या उसमें अन्न भंडारण की क्षमता, तो उसे हम निसंदेह कह सकते हैं जो उच्च कोटि की थी। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट बचता है, ये है ईंटें। तो पता होगा आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के काल में जो ईंट का यूज करते थे वो क्या कैसा ईंट था, तो वो पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे। तो बोला जा रहा है हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक क्या है, तो अद्भुत विशेषता है। मतलब हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंट का प्रयोग भी क्या है, तो यहाँ के नगर नियोजन में एक प्रमुख विशेषता है, बोल सकते हैं। उसके बाद ईंट कैसा था, तो चतुर्भुजाकार था। चतुर्भुजाकार मतलब इस टाइप से, अभी जिस टाइप से हम लोग यूज करते हैं ईंट, उसी प्रकार से हड़प्पा वासी समझिए उस टाइम में ईंट का उपयोग किया करते थे। तो बोला जा रहा है ईंट का आकार कैसा था, तो चतुर्भुजाकार होती थी। उसके बाद बोला जा रहा है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार कितना था, तो ये है 51.43 × 26.27 × 6.35 सेंटीमीटर। मतलब मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा आकार का ईंट प्राप्त हुआ है, समझिए उसका लंबाई कितना था, तो मान लीजिए दशमलव हटा देंगे तो 51 × 26 × 6 इतना सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 51 सेंटीमीटर समझिए लंबाई होगा, 26 सेंटीमीटर समझिए चौड़ाई होगा और उसका मोटाई कितना होगा, तो ये समझिए 6 सेंटीमीटर। अभी हम लोग जो ईंट का यूज करते हैं वो कितना होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। समझिए उस टाइम में जो यूज करते थे ये लोग, कितना डेवलप थे वो लोग। उसके बाद सामान्यतः मतलब जनरली जिस ईंट का यूज करते थे वो था 27.94, मतलब 28 × 14 × 6, मतलब ये लंबाई हो गया 27.94। उसके बाद चौड़ाई हो गया 13.97 और 6.35 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, तो ऊंचाई। तो ये समझ सकते हैं जनरली मतलब इतना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ईंट का यूज करते थे हड़प्पावासी। उसके बाद उल्लेखनीय बात है कि समकालीन मिस्र की सभ्यता में भी पकी ईंटों के स्थान पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। और उल्लेखनीय है कि उस टाइम में जो हड़प्पावासी थे, मतलब हड़प्पा काल के मतलब टाइम में ये था मिस्र की सभ्यता, यहाँ भी क्या होता था, तो पकी हुई ईंट की जगह धूप में जो ईंट सुखाया जाता है उसका प्रयोग किया जाता था, वो भी क्या था, तो सीमित मात्रा में था। उसके बाद मेसोपोटामिया में यद्यपि पकी ईंटों का प्रयोग होता था किंतु काफी सीमित मात्रा में। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पकी हुई ईंट का प्रयोग पता चलता है, लेकिन वहाँ काफी लिमिट में था, मतलब काफी कम मात्रा में। तो ये हो गया ईंट के बारे में। तो उम्मीद है मैंने जो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताया है ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग पहले 5 जो मैंने पॉइंट बताया है उसे आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में और 1 से 2 बार क्या करिएगा, उसको रिपीट करके पढ़ लीजिए। फिर ये देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में काफी काम आएगा। सबसे तो ये दीर्घ उत्तरीय के लिए काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करें। तो ये 5 पॉइंट जो आप लिख दीजिएगा ना, तो इसमें जितना नंबर का होगा उतना नंबर आप लोगों को मतलब निश्चित रूप से मिल जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप लोग 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 12th के स्टूडेंट नहीं है तो रिक्वेस्ट रहेगा जो 12th के जो भी आपके साथी होंगे, भाई होंगे या दोस्त होंगे, उसके पास शेयर करने का जरूर कष्ट करेंगे। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसे भी कमेंट में बताया कीजिए, उसे भी हम लोग निश्चित रूप से कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।